ब्रिटिश टाइम में भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन हैव चेंज, बिजनेस इज सेम। Who are those politicians? Mr. Sharad Pawar. But nobody is convicted in such a way when I have convicted. Politicians of the backbone of the business from the society that somebody may kill. हेलो गाइस, आज का केस एक ऐसे स्कैम के बारे में है जिसकी वैल्यू 30,000 करोड़ थी एंड ये 2003 में सामने आया था। लिटरली इसने इंडिया के पूरे लीगल सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि भले ही ये एक स्कैम था पर इसको गवर्नमेंट को लीगल करना पड़ा था। सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट दिस स्टैम्प पेपर स्कैम। तेलगी के फादर रेलवेज में काम करते थे और जब तेलगी की एज 7-8 ईयर्स थी तब भी उनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस बेहद खराब हो गई, इतनी खराब कि तेलगी और उनके दोनों भाइयों ने कर्नाटक के खानापुर रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जी का ठेला लगा दिया। इसी से उनके घर की रोजी रोटी चलती थी। बट इन सब के बीच तेलगी ने बड़ी मेहनत करके पढ़ाई की और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की बिकॉज ही न्यू द वैल्यू ऑफ एजुकेशन फॉर बेटर फ्यूचर। जॉब ढूंढने के लिए तेलगी कर्नाटक का अपना छोटा सा शहर छोड़कर सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई में आ गया। मुंबई जाते ही तेलगी को एक सेल्स जॉब मिली, मगर खराब परफॉर्मेंस की वजह से तेलगी को उस जॉब से निकाल दिया गया। इसके बाद उसे एक बड़े गेस्ट हाउस में मैनेजर की जॉब मिल गई। उस गेस्ट हाउस की शानो शौकत देखकर तेलगी के मन में अब बहुत सारा पैसा कमाने की चाह उठने लगी थी। उसे पता चला कि सऊदी अरेबिया जाकर लोग खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए वो 1986 में सऊदी अरेबिया चला गया। वहां जाकर भी तेलगी ने कई सारी जॉब्स की, मगर वो बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उन सब जगहों से निकाल दिया जाता था। लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसे लोगों से मिला जो इंडिया से फेक डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, वीजा बनवा कर सऊदी अरेबिया भी आए थे। ये सब फेक डॉक्यूमेंट्स इंडिया के कुछ ट्रैवल एजेंट्स बनाते थे, जिनके लिए वो ट्रैवल एजेंट्स लोगों से खूब सारे पैसे चार्ज किया करते थे। ये सुनकर तेलगी का दिमाग चल पड़ा, उसे ढेर सारे पैसे कमाने का शॉर्टकट मिल गया था। तेलगी मुंबई वापस आ गया और उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल नाम की ट्रैवल एजेंसी शुरू कर दी। ये एजेंसी उन लोगों की मदद करती थी जिनके पास सऊदी अरेबिया जाने के ना डॉक्यूमेंट्स होते थे और ना ही वो खुद जाने के लिए इतने एलिजिबल होते थे। तेलगी ने उन लोगों के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू कर दिए एंड विद दीज डॉक्यूमेंट्स उन सब लोगों को इमिग्रेशन क्लियरेंस मिल जाता था। कुछ सालों तक वो यही करता रहा और इसी के चलते उसने ढेर सारे पैसे भी कमा लिए। लेकिन 1991 में एक दिन कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर्स को उसके इस इलीगल काम की भनक लग गई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। वैसे तो अगर किसी को भी जेल हो जाती है तो वो अपनी गलती सुधार लेते हैं, पर अब तेलगी को पैसे का नशा हो गया था। उसे बस और पैसे कमाने थे, चाहे पैसे कैसे भी आए। एंड इसी बीच तेलगी की जेल में एक रतन नाम सोनी के शख्स से मुलाकात हुई। रतन सोनी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डील्स करता था और उसी में एक फ्रॉड केस में उसे अरेस्ट कर लिया गया था। रतन सोनी ने तेलगी को बोला कि क्राइम करना है तो बड़ा करो वरना मत करो। और फिर सोनी ने तेलगी को एक ऐसा आइडिया दिया जो आगे जाके इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम बना। रतन सोनी ने तेलगी को बताया कि गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर ऑफिस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता और इसलिए अगर वो नकली स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर देंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और तो और इंडिया में स्टैम्प पेपर काफी जगह यूज होता है, इसलिए वो लोग इससे ढेर सारा पैसा भी कमा पाएंगे। सोनी ने तेलगी को समझाया कि स्टैम्प पेपर एक ऐसा लीगल पेपर है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है, बी इट मैरिज सर्टिफिकेट, रेंट अग्रीमेंट, जॉब अग्रीमेंट, घर, दुकान या प्रॉपर्टी का खरीदने या बेचने का अग्रीमेंट। स्टैम्प पेपर के बिना इनमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट को कोई वैलिडिटी नहीं मिलती। पूरे देश में स्टैम्प पेपर यूज होते हैं। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर का मतलब होता है 100 रुपए। मतलब अगर कोई 100 रुपए का नकली स्टैम्प पेपर बेचता है तो वो उसके लिए 100 रुपए या उससे ज्यादा ले सकता है। इस केस में 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के जो 100 रुपए हैं वो असल में सरकार को मिलने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये नकली होंगे इसलिए सरकार को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जितनी भी अमाउंट के नकली स्टैम्प पेपर बिकेंगे उतना ही अमाउंट की सरकार से चोरी होगी और उतना ही कम पैसा इकोनॉमी में सरकार के पास जाएगा। जेल से निकलते ही तेलगी और सोनी ने इस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। और तुमको पता होगा कि इंडिया में अगर तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुमको नेसेसरी लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो तेलगी ने सबसे पहले पॉलिटिशियंस के बीच, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच और अंडरवर्ल्ड के बीच अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। फिर जुगाड़ करके उसने एक स्टैम्प पेपर बेचने का लाइसेंस लिया ताकि आने वाले टाइम में उन पर किसी को शक ना हो। नासिक में इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन सिक्योरिटी प्रेस थी जहां स्टैम्प पेपर प्रिंट हुआ
करते थे। जब वहाँ की मशीन्स काम करना बंद कर देती थी तो उनका ऑक्शन यानी उनकी नीलामी कर दी जाती थी या फिर उन मशीन्स को भंगार में बेच दिया जाता था। तेलगी ने उन ऑक्शंस में जाकर मशीन्स खरीदना शुरू कर दिया। तेलगी ने इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के ऑफिसर्स को भी पैसे खिलाने शुरू कर दिए। तो उन ऑफिसर्स ने तेलगी को बता दिया कि वो मशीन्स कैसे रिपेयर होंगी। इसके अलावा इन मशीन्स में यूज होने वाली डाई, पेपर और प्रिंट कलर्स भी तेलगी ने उन ऑफिसर्स के थ्रू निकलवा लिए। नाउ गवर्नमेंट प्रिंटेड स्टैम्प पेपर्स और तेलगी के प्रिंट हुए नकली स्टैम्प पेपर्स में फर्क बता पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सब बढ़िया चल रहा था, बट ओवर टाइम तेलगी और रतन सोनी में कुछ डिफरेंसेस होने लगे एंड इसलिए दोनों ने अपना रास्ता अलग अलग कर लिया। धीरे धीरे तेलगी अब स्टैम्प पेपर फ्रॉड को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह चला रहा था। उसने करीब 350 एनडीए करे हुए लोगों को एजेंट की तरह हायर किया और हर तरह के स्टैम्प पेपर्स बेचने लगा। वो अपने स्टैम्प पेपर्स को डिस्काउंट में बेचने लगा था, इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस डायरेक्टली तेलगी को अप्रोच करके उससे स्टैम्प पेपर्स खरीदने लगे थे। इसके बाद तेलगी का बिजनेस आसमान छूने लगा। उसका ये बिजनेस 18 स्टेट्स में फैल गया था और उसने लगभग 32,000 करोड़ यानी कि 32,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर्स बेच दिए थे, यानी सरकार के 32,000 करोड़ रुपए की चोरी। वो अपने कमाए हुए पैसों से अय्याशी करने लगा था। एक बार तो तेलगी ने मुंबई के एक बार में जाकर एक बार डांसर पर 93 लाख रुपीस कैश उड़ा दिए थे एंड ड्यू टू दिस इंसिडेंट उसने काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। ईयर 2020 में बैंगलोर पुलिस ने स्टैम्प पेपर से भरी एक ट्रक पकड़ी। पहले तो उन्हें लगा कि ये स्टैम्प पेपर चोरी किए हुए हैं, लेकिन जब सामने आया कि वो सारे स्टैम्प पेपर्स फेक है तो सब शॉक हो गए। इसलिए उन्होंने उस केस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब्दुल करीम तेलगी का नाम सामने आया और पुलिस ने तेलगी का फोन टैप करना शुरू कर दिया। तब पुलिस को पता चला कि तेलगी ही इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था और उन्होंने तेलगी को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर तेलगी फरार हो गया और उसका मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तभी एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और पता चला तेलगी ये स्कैम 1994 से कर रहा था। टिप मिली कि तेलगी अजमेर शरीफ की दरगाह जाने वाला है एंड तब एसआईटी ने फाइनली उसे पकड़ लिया। तेलगी को अरेस्ट किया गया, लेकिन तेलगी से पूछताछ करने के दौरान एक एसआईटी ऑफिसर का मर्डर हो गया था, जिसके बाद ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सामने आया कि तेलगी की इंडिया भर में 36 प्रॉपर्टीज थी और 120 बैंक अकाउंट्स थे और लगभग हर बैंक अकाउंट में करोड़ों का बैलेंस था। तेलगी से जब पूछा गया तो उसे खुद नहीं पता था कि उसके पास कितना पैसा है। गिल्टी पाए जाने पर अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई गई और 200 करोड़ का फाइन भी लगाया गया, लेकिन अपनी सजा काटते काटते 2017 में उसकी डेथ हो गई। तेलगी के लॉयर ने कहा कि जेल के अंदर तेलगी का मर्डर कराया गया है क्योंकि इस केस में कई ऐसे बड़े पॉलिटिशियंस के नाम जुड़े थे जिनके बाहर आने पर बहुत बवाल हो जाता और तेलगी उन सबको एक्सपोज करने वाला था। तेलगी कहता था कि वो इस गेम का एक बहुत छोटा सा प्लेयर है और इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं जिनके नाम वो जानता था, मगर वो नाम कभी बाहर नहीं आ पाए। सो दिस वाज तेलगीज इनफेमस स्टैम्प पेपर स्कैम, द वैल्यू ऑफ विच वॉज 30,000 करोड़। अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है और ऐसे केसेस के बारे में जानना पसंद है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट करके बताइए कि तेलगी जैसे लोगों को पकड़ने में इतना टाइम क्यों लग जाता है, और अगर आपको और कोई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो उसके बारे में ही मुझे जरूर बताइए। तब तक चीयर्स टू यू गाइस।